नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने पिछली कक्षा में आपसे बात की थी। आज हम सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में बात करेंगे। एक राजनीतिक रूप से हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए राजनीति से परे होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तित होती रहती है। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। यदि सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायालय को किसी राजनीतिक रूप से अधीन लिया जाता है तो न्याय की पालना नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग रखा है, परंतु न्यायपालिका निरंकुश ना हो, इसके लिए भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अधिकार दिए। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कार्य करे, इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना आवश्यक है जो निष्पक्ष न्याय प्रदान करे। अतः संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ ऐसे उपबंध दिए गए हैं जिससे वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में बात करें, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का रक्षक भी है। अतः इसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है। ये कार्यकारी मंत्रियों की परिषद और विधानमंडल संसद के अतिक्रमण, दबाव, आक्षेपों से मुक्त होना चाहिए। इसे बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। जिसमें हम पहला देखते हैं आज न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है यदि वह आवश्यक समझता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो उपबंध किए गए हैं उसमें संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श प्राप्त करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 1998 के निर्णय के आधार पर व्यवस्था कर दी है कि अब इस प्रसंग में सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी के भी द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में इसे निश्चित रूप से श्रेष्ठ प्रक्रिया और श्रेष्ठ स्थिति कहा जा सकता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल, वह मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। इसके मामले में किसी प्रश्न के
उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था द्वारा निर्धारण करेगी। वह राष्ट्रपति के लिखित त्यागपत्र देकर पद से हट सकता है या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उन्हें साधारणतया पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटा सकता है, लेकिन वह ऐसी तभी कर सकता है जब इस हेतु संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या या उपस्थित में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित यह प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे। पद से हटाने की प्रक्रिया को व्यवहार में अपनाया जाना बहुत कठिन है। इसे महाअभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि संविधान में 124 में भी वर्णित है। पर्याप्त वेतन और पेंशन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों को उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता है। वे उन्हें अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। संविधान में यह भी उपबंधित है कि वित्तीय आपात को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय को संसद के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय भारत की संचित निधि पर ही पारित होंगे। कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत तृतीय न्यायाधीश मामले में हुई थी और यह वर्ष 1998 से चलन में है। इसका उपयोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए किया जाता है। भारत के मूल संविधान में या संशोधन में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीशों को अपना कार्यभार संभालने के लिए राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम संविधान में महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संशोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो का समर्थन प्राप्त होने पर उसे उसके पद से दुर्व्यवहार और कदाचार या असक्षमता के आधार पर उसको पद से हटाया जा सकता है। कार्यप्रणाली के नियम बनाना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय को की नियमावली रूल्स 1950 तैयार किए गए थे। इसके बाद 1966 में इसमें संशोधन करके नई नियमावली बनाई गई। 2014 में
सर्वोच्च न्यायालय ने 1966 के नियमों को बदलकर सर्वोच्च न्यायालय की नियमावली 2013 अधिसूचित किया, जो अगस्त 2015 से प्रभावी है। जुलाई 2011-19 से सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाती रही है। न्यायालय के कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण के अभाव में उसकी शुद्धता को आघात पहुंच सकता है, अतः सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। न्यायालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें न्यायालय निर्धारित करता है। अगला है संसद से स्वतंत्रता। हम इस बात को जानते हैं कि संसद से स्वतंत्र होने पर ही न्यायाधीश अपने कार्य से कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सभी व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित हैं। यह निधि किसी में समावित नहीं है। उन्मुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय को संसद में बहस के लिए नहीं रखा जा सकता। न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता है। आधिकारिक क्षमता के लिए किए गए न्यायालयों के निर्णय तथा कार्य आलोचना से परे हैं। संसद भी न्यायाधीशों के किन्हीं भी ऐसे कार्यों पर जिन्हें उन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए किया है विचार विमर्श नहीं कर सकती है। वकालत करने पर रोक। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायालय अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना करता है, लेकिन संविधान विशेष प्रकार के कार्य के संपादन के इसकी अनुमति देता है। उदाहरण के लिए विशेष जांच पड़ताल या अन्वेषण करना। 1973 और 1977 में जिस प्रकार क्रमशः श्री एन रे, श्री एम.एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया, वह सर्वोच्च न्यायालय और समस्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाला था। लेकिन 1978 में इस संबंध में पुनः वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया गया और 2005 तक इसका निरंतर पालन किया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ऐसा किया जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार आज हमने बात की। आज इसके बाद में हम एक मुख्य बात करते हैं कि लगभग 3 दशक से एक बात सोची जा रही है कि न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। 6 दिसंबर 1999 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य न्यायाधीशों के वार्षिक सम्मेलन में एक 15 सूत्रीय आचार संहिता अपनाई गई। आचार संहिता की मुख्य बातें ये थी कि प्रत्येक न्यायाधीश के लिए पद ग्रहण करने के बाद निश्चित समय के भीतर संबंध मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी उस संपदा विनेश को अनिवार्य रूप से घोषित करना होगा जो उनके तथा पत्नी आश्रित संतानों के नाम से है। मुख्य न्यायाधीश भी रिकॉर्ड के लिए इसी प्रकार की घोषणा करेंगे। न्यायाधीश अपने पारिवारिक सदस्यों को अपने न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति नहीं देंगे। अपने न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों के साथ वरिष्ठ और घनिष्ठ संबंध नहीं रखेंगे। आचार संहिता का उद्देश्य है न्यायाधीशों को इस बात के लिए सचेत करना कि वे सदैव जनता की निगाह में हैं, अतः उसके द्वारा न तो ऐसा कोई कार्य किया जाना चाहिए और न ही ऐसी कोई लापरवाही बरतनी चाहिए जो उसके बाद उसके पद और मर्यादा के अनुकूल न हो। मुख्य न्यायाधीश आदर्श सेन आनंद ने इस अवसर पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, अतः सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस प्रकार आज हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों पर दिए गए उपबंधों के बारे में बात की। इस प्रकार हमने इस ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन किया। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन करने के लिए धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। सभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑफ